Hi everyone, this is the part C of intermediate level JavaScript question and answers. So coming to the first question, what is the purpose of promise objective in JavaScript? Okay, so promise का purpose asynchronous operations को handle करना होता है. इसका मतलब है कि JavaScript एक काम के खत्म होने का वेट नहीं करती बल्कि अगले इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है. ओके, सो प्रोमिस क्या करता है, एसिंक्रोनस टास्क को मैनेज करता है सिस्टमेटिकली. Okay, so it is a way to handle asynchronous operations and it represents a value that may be available now, in the future, or never. Okay, and in both the cases, if the code executes or fails, so the subscriber will be notified. And if code executes, resolve is called, and if code fails, reject is called. So let's see it with example. Let's create a promise const fetch data is equals to, we can create promise using new keyword, new promise. Okay, resolve, reject, and inside this let's create a variable success is equals to true. Okay, so if success is true, if success is equals to true, तो हमारा क्या कॉल होगा, resolve, and inside this we will pass data fetch successfully. ओके, अगर हमारे पास सक्सेस वेरिएबल ट्रू रहता है तो रिजोल्व कॉल होगा, अदरवाइज हमारे पास रिजेक्ट कॉल होगा, एल्स रिजेक्ट. ओके, एरर इन फेचिंग डेटा. ओके, सो रिजोल्व कब कॉल होगा, जब हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और एरर रिजेक्ट कब कॉल होगा, जब हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा, मीन्स अगर कोई एरर रहेगा. सो नाउ हम क्या करेंगे, वी विल यूज प्रोमिस को हैंडल कैसे करेंगे. हमने प्रोमिस क्रिएट कर लिया. ओके, अब हम इसको हैंडल करेंगे, हैंडलिंग प्रोमिस. तो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रोमिस रहता है, फेच डेटा हमारा प्रोमिस है, उसको हम हैंडल करते हैं यूजिंग डॉट देन एंड डॉट कैच मेथड्स. ओके, फेच डेटा डॉट देन, ओके, रिजल्ट, कंसोल कर देंगे उस रिजल्ट को, कंसोल रिजल्ट. ओके, तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा अगर सक्सेस ट्रू है, अगर रिजोल्व कॉल हुआ है, रिजोल्व में क्या पास हुआ है, डेटा फेच सक्सेसफुली. जैसे ही रिजोल्व कॉल हुआ तो हमारा प्रोमिस डॉट देन में जाएगा. ओके, सो डॉट देन एग्जीक्यूट होगा और हमारा क्या प्रिंट करेगा, डेटा फेच सक्सेसफुली. अगर हमारा एरर आता है तो हमारा क्या कॉल होगा, रिजेक्ट. जैसे ही रिजेक्ट ये एरर पास करेगा, वो एरर कहाँ पास करेगा, डॉट कैच में. ओके, तो हमारे यहाँ हो जाएगा एरर इन फेचिंग डेटा. ठीक है, तो हमारा डॉट देन की जगह हमारा क्या कॉल होगा, डॉट कैच, और हमारे यहाँ एरर, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एरर, कंसोल डॉट एरर, एरर. ओके, तो अब हम चेक करते हैं कंसोल में. अभी हमारा सक्सेस ट्रू है तो ये जाएगा रिजोल्व में, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. ओके, हम करते हैं लेट सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू. तो हमारा आउटपुट आया डेटा फेच सक्सेसफुली. ओके, अगर हम यहाँ फॉल्स कर देते हैं, हमारा डेटा फेच सक्सेसफुली क्यों आया है, हमारा सक्सेस ट्रू है,
तो रिजॉल्व कॉल होगा, जैसे रिजॉल्व कॉल होता है तो हमारा डॉट देन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा डेटा फेच सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा अगर सक्सेस फॉल्स रहता है, ठीक है, तो हमारा क्या कॉल होगा, रिजेक्ट। जैसे रिजेक्ट कॉल होएगा तो हमारा डॉट कैच मेथड एग्जीक्यूट होगा और हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी इट। ओके, सो डेटा 1 मिनट, इफ सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो एरर इन फेचिंग डेटा 1 मिनट। लेट्स क्लियर द कंसोल। हमारा सक्सेस अभी फॉल्स है। ओके, तो ये जाएगा हमारा एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में गया तो हमारा कॉल होगा एरर इन फेचिंग डेटा। ओके, तो जैसे ही एरर में गया तो हमारा यहाँ प्रिंट हो रहा है एरर। ओके, तो इट शुड प्रिंट एरर इन फेचिंग डेटा। इट्स कमिंग डेटा फेच सक्सेसफुली। वाई सक्सेस हमारा फॉल्स है। ओके, हम यहाँ पे करेंगे सक्सेस। ओके, अब हम रन करते हैं तो हमारा आएगा एरर इन फेचिंग डेटा। ओके, क्योंकि ये हमारा एल्स में चला गया है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसिंक अवेट एंड प्रोमिसेस। ओके, सो प्रोमिसेस और एसिंक अवेट दोनों एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बट दोनों का सिंटेक्स डिफरेंट रहता है। सो प्रोमिसेस में हमारा क्या यूज होता है, डॉट देन डॉट कैच। ओके, और हमारा एसिंक अवेट में हम यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, और ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज करते हैं, और एसिंक अवेट का सिंटेक्स थोड़ा क्लीन रहता है। अगर हम प्रोमिसेस की बात करें तो हमारे वहां पे हमें एरर को हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, और एसिंक अवेट में हम इजिली एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर बोथ प्रोमिसेस एंड async await. Let's take a simple example. Remove it. So let's use fetch API. Okay, here let's write a dummy API dot example any API. Okay, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को फैच कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्टली हम यूज करेंगे प्रोमिसेस। तो फैच एपीआई हमने यूज करी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि हम फैच एपीआई क्यों यूज करते हैं। ओके, सो फैच एपीआई का यूज होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट जैसे गेट पोस्ट को एसिंक्रोनस तरीके से यूज करने के लिए। ओके, तो जो हमारी फैच एपीआई होती है ये हमारी ब्राउजर एपीआई के साथ इंटीग्रेट रहती है। ओके, और ये हमेशा प्रोमिसेस का यूज करती है। ठीक है, फैच एपीआई हमेशा प्रोमिसेस को यूज करेगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फैच एपीआई। तो फैच एपीआई क्या करती है, ये रिक्वेस्ट भेजती है इस यूआरएल पर। ओके, इस यूआरएल पे ये रिक्वेस्ट भेजेगी। अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो डॉट देन के द्वारा हैंडल किया जाता है, और कुछ एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक में हैंडल होता है। ठीक है, प्रोमिसेस के। तो ये हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैच एपीआई। तो उसका पर्पस सिर्फ यही रहता है, ये एक एपीआई से डाटा को लेके आती है। ठीक है, और उसको अगर सक्सेसफुल होता है तो डॉट देन में एग्जीक्यूट होता है, एरर आता है तो डॉट कैच में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ये हमेशा फैच एपीआई प्रोमिसेस में यूज होती है। हमें फैच एपीआई यूज करनी है तो हमें प्रोमिस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स आता है हमारा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देगी रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में कर देगी, और करने के बाद जो हमारा डाटा है वो प्रिंट कर देगी। ठीक है, कंसोल लॉग डाटा। जो हमारा डाटा होता है वो हमारा प्रिंट कर देगी अगर सक्सेसफुल केस रहता है। तो अगर हमारा सक्सेसफुली हमारा डाटा आ जाता है एपीआई से तो उसको वो जेसोन में कर देगी, देन उसको डाटा को प्रिंट कर देगी। ठीक है, डॉट कैच। ठीक है, इस केस में हमें अगर
एरर आता है एपीआई से, ठीक है, तो हमें एरर को प्रोवाइड कर देगी, कंसोल एरर, ठीक है। तो ये हमारा केस था फेच एपीआई इसका। फेच एपीआई क्या करेगी, इस यूआरएल पर जाएगी, ठीक है, और यूआरएल पर जाने के बाद डाटा को फेच करेगी, ठीक है। अगर डाटा सक्सेसफुली फेच हो जाता है तो हमें डाटा को कंसोल कर देगी, ठीक है, प्रोवाइड कर देगी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू जेसॉन। सो अगर नहीं आता तो हमें एरर देगी। तो हमारे पास एरर क्या आया अभी कि नॉट फाउंड एपीआई एग्जाम्पल .com, ये एपीआई उसको नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसने एरर दिया हमें बिकॉज ये एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये हमें इसने एरर दे दिया। इसने कैसे हैंडल किया है, यूजिंग डॉट कैच, ओके। सो नाउ what we need to check, so the next question is async await। हम async await का यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अब हम यूज करेंगे async await। सो जब भी हम async यूज करते हैं तो हमें उसके साथ साथ await यूज करना पड़ता है। तो async await का जो हमारा कोड रहता है वो ज़्यादा रीडेबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोमिसेस, और इजीली हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। सो एसिक फंक्शन हम बनाते हैं, लेट्स से फेच डाटा, ठीक है। इन ट्राई ब्लॉक में हम फेच करेंगे डाटा को, ओके। सो ट्राई के साथ साथ हमें क्या यूज करना पड़ता है एरर्स को हैंडल करने के लिए, कैच, ठीक है। और कैच में हम क्या पास करते हैं, एरर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा सिंटेक्स रहता है ट्राई कैच को यूज करने के लिए। ट्राई के बाद हम यूज करते हैं कैच, ठीक है। तो ट्राई में हम रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में सेट कर लेंगे, अवेट। तो हमने एसिंक यूज किया था तो इसलिए हमें यूज करना पड़ता है अवेट, ठीक है। अवेट क्या करता है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है, जब रिस्पॉन्स आता है तो वो एक वेरिएबल में सेट कर देगा। हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम एक डाटा वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, अवेट रिस्पॉन्स, उसको जेसॉन में करने के लिए रिस्पॉन्स को, ठीक है। देन वी प्रिंट डाटा एज वी हैव प्रिंटेड हेयर, ओके, कंसोल लॉग डाटा, ठीक है। ये हमने किया था फेच एपीआई की हेल्प से। अब हम करेंगे, ये हमने किया था फेच एपीआई और प्रोमिसेस की हेल्प से। अब हम कर रहे हैं एसिंक अवेट की हेल्प से, ठीक है। हमने ट्राई ब्लॉक में क्या एग्जीक्यूट कराया है, हमने एपीआई को फेच करा है, ठीक है, और जेसॉन में कन्वर्ट करने के बाद उस डाटा को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर कोई भी एरर आएगा तो वो जाएगा हमारा कैच ब्लॉक में, और हम कैच ब्लॉक में क्या प्रिंट कर रहे हैं, एरर, ठीक है। अब हम यहाँ पे फेच डाटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब हम रन करते हैं कोड को, लेट्स सी व्हाट्स द स्टेटस, ओके। तो सेम एरर आया हमारे पास कि हमें एपीआई फाइंड ही नहीं हुई, ओके, क्योंकि ये हमारे पास डमी एपीआई थी, ठीक है। तो इसने हमें एरर दे दिया कि एपीआई नॉट फाउंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। आप देख सकते हो जो एसिंक अवेट का सिंटेक्स थोड़ा इजी है एरर्स को हैंडल करने के लिए भी, ओके। ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ सक्सेस रिस्पॉन्स आया तो वो प्रिंट कर देगा, कुछ एरर आया तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of fetch API? This we have discussed. Now let's discuss what is the event loop in JavaScript. Okay, तो इवेंट लूप क्या रहता है, ये एक मैकेनिज्म है जो जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड को मैनेज करता है, ओके।
जो हमारा कोड रहता है या तो वो सिंक्रोनस होगा या वो एसिंक्रोनस कोड होगा। ठीक है, तो इवेंट लूप मैकेनिज्म क्या करता है, वो चेक करता है कि कोड सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, एंड उस बेसिस पे ठीक है वो टास्क को सीक्वेंस में प्रोसेस करता है। वो ये डिसाइड करता है इवेंट लूप कि सिंक्रोनस को पहले एग्जीक्यूट करना है या एसिंक्रोनस को। बेस्ड ऑन द कोड वो डिसाइड करेगा कि कोड हमारा सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। ठीक है, सो लेट्स चेक इट विद एग्जांपल। ठीक है, हम एक कोड लिखते हैं console.log। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा कोड स्टार्ट हुआ, कंसोल किया हमने। हम यूज करेंगे अब सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, इसमें लेट्स से हम डिले देते हैं 1 सेकेंड का। ठीक है, और हम कंसोल करते हैं यहाँ पे इनसाइड सेट टाइम आउट, साइड सेट टाइम आउट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कंसोल एंड। ठीक है, कंसोल स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंसोल स्टार्ट है एंड है, ये क्या है, हमारा सिंक्रोनस कोड। ओके, और ये है सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस। ओके, तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो हमारा सिंक्रोनस कोड है पहले इवेंट लूप वो रन करेगी। तो हमारा सिंक्रोनस कोड पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और सेट टाइम आउट क्या है हमारा एसिंक्रोनस, उसके बाद हमारा रन होगा सेट टाइम आउट। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सिंक्रोनस कोड क्या है हमारा स्टार्ट और एंड, ये एग्जीक्यूट होगा। आपको मैं दिखाता हूं टर्मिनल में। ठीक है, पहले हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर हमारा ये लास्ट स्टेटमेंट रन हुई, क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड थे हमारे स्टार्ट और एंड, तो इसको पहले प्रायोरिटी मिल गई। उसके बाद जो हमारा सेट टाइम आउट है, ये हमारा क्या है एसिंक्रोनस, इसलिए इसको हम डाल देंगे कॉल बैक क्यू में। ठीक है, सो जैसे ये कॉल बैक क्यू में जाएगा तो वो चेक करेगा कॉल बैक क्यू कि जो हमारा सिंक्रोनस कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है सिंक्रोनस वाला कोड, तो हमारा कॉल बैक क्यू करेगी, कॉल बैक क्यू हमारा एसिंक्रोनस कोड को रन करेगी। मीन्स कि जैसे ही सिंक्रोनस कोड ये रन हो गया तो कॉल बैक क्यू चेक करेगी कि ये रन हो गया, तो उसके बाद उसके अंदर जो भी कोड है सेट टाइम आउट का वो रन कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉल हुआ इनसाइड सेट टाइम आउट। ओके, अगर हम यहाँ पे 0 भी कर देते हैं ना 1 सेकेंड की जगह, तो फिर भी ये हमारा एसिंक्रोनस रहेगा कोड। ठीक है, तब भी हमारा स्टार्ट होगा प्रिंट, देन एंड होगा, देन सेट टाइम आउट वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूं, कंसेप्ट समझाता हूं इवेंट लूप का। जो भी हमारा सिंक्रोनस टास्क है वो जाएगा हमारा कॉल स्टैक में। अब इस केस में सिंक्रोनस टास्क कौन सा है हमारा, स्टार्ट है, एंड है। ठीक है, ये दोनों हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, एक ये वाली ये जाएगी हमारी कॉल स्टैक में। ठीक है, तो जो वेब एपीआईज है हमारी, ठीक है, उसमें क्या जाएगा एसिंक्रोनस टास्क, और एसिंक्रोनस टास्क कौन सा है हमारा सेट टाइम आउट, ये जाएगा हमारा वेब एपीआईज में। ठीक है, तो वेब एपीआईज में एसिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट कॉल बैक क्यू का। तो कॉल बैक क्यू क्या करता है, जैसे ही वेब एपीआईज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ये हमारे आ जाते हैं कॉल बैक क्यू में। जैसे ही सेट टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आ जाएगी हमारी कॉल बैक क्यू में। ठीक है, तो उसके बाद आता है कंसेप्ट हमारा इवेंट लूप का। तो ये क्या करेगी हमारी इवेंट लूप, जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट और एंड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेगी, जो भी टास्क हमारा कॉल बैक क्यू में होगा उसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, हमारा कॉल स्टैक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कॉल बैक क्या करेगी, वो चेक करेगी कि हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया ना। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट और एंड एग्जीक्यूट हो गए, तो अब कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, तो कॉल बैक क्यू क्या करेगी, अपने अंदर जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करेगी। कब करेगी, जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही ये एम्प्टी होता है तो सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करेगी।
ओके, देन प्रिंट हो जाएगा इनसाइड सेट टाइम आउट. सो गाइस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इवेंट लूप. होप यू अंडरस्टैंड इट विद द सिंपल बेसिक एग्जांपल. ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो टास्क्स एंड माइक्रो टास्क्स. तो हमारे पास क्या रहते हैं, मैक्रो टास्क कौन से होते हैं हमारे. सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो टास्क्स. जितने भी हमारे सेट टाइम आउट हो गए, सेट इंटरवल हो गए, ये हमारे आते हैं मैक्रो टास्क्स में. इनकी प्रायोरिटी लो होती है, ये कम प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट होते हैं. ओके, सेट इंटरवल हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए, आईओ ऑपरेशंस, तो ये हमारे आ जाते हैं मैक्रो टास्क्स में. और माइक्रो टास्क्स में क्या आते हैं, माइक्रो टास्क में आते हैं हमारे प्रोमिसेस. ठीक है, एसिंक अवेट, ये हमारे हो गए माइक्रो टास्क में, और इनकी प्रायोरिटी होती है हाई. मैक्रो टास्क की प्रायोरिटी होती है लो प्रायोरिटी, बट जो हमारे माइक्रो टास्क होते हैं इनकी प्रायोरिटी होती है हाई. ठीक है, माइक्रो टास्क में आते हैं हमारे प्रोमिसेस, एसिंक अवेट. सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद होगा माइक्रो टास्क एग्जीक्यूट, जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल. ओके, सो अभी हमने करंट एग्जांपल में देखा था, पहले स्टार्ट और एंड एग्जीक्यूट हुआ हमारा, उसके बाद हुआ मैक्रो टास्क्स जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल. ओके, चलो हम करंट एग्जांपल में क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रोमिसेस का. ठीक है, हमारे पास एक सेट टाइम आउट का एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल हम लेते हैं प्रोमिस का. प्रोमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन, जैसे ही प्रोमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो हमारा डॉट देन मेथड एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और उस डॉट देन में हम क्या करेंगे, कंसोल करते हैं, हम यहां लिखेंगे माइक्रो टास्क प्रोमिस. ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक प्रोमिस बनाया है. तो अब हम देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या रहता है. इसको हम क्लियर करते हैं, कंसोल को फिर रन करते हैं. ओके, अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, इसको हमने कमेंट करना भूल गए, कमेंट कर देते हैं. कंसोल को फिर से क्लियर करते हैं और रन करते हैं कोड को. अब हम चेक करेंगे कि क्या सीक्वेंस रहता है. ठीक है, तो पहले हमारा स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर एंड हुआ. ठीक है, हमारा सिंक्रोनस कोड रन हुआ. ठीक है, तो उसके बाद हमारी बारी आती है एसिंक्रोनस कोड की. और एसिंक्रोनस कोड में सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है हमारी माइक्रो टास्क की. ठीक है, तो हमारा माइक्रो टास्क क्या है इसमें, प्रोमिस, तो ये एग्जीक्यूट होगा. और लास्ट में हमारा रहता है प्रायोरिटी मैक्रो टास्क की, और जबकि सेट टाइम आउट हमारा क्या है, मैक्रो टास्क, तो ये एग्जीक्यूट हुआ सबसे लास्ट में. So guys, this is the difference between माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क. जो हमारे माइक्रो टास्क रहते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई रहती है, और मैक्रो टास्क जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इनकी प्रायोरिटी लो रहती है. तो इसलिए ये लेट एग्जीक्यूट होते हैं बाकी टास्क कंप्लीट होने के बाद. ओके, सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, फेच एपीआई, इवेंट लूप, मैक्रो टास्क एंड माइक्रो टास्क.